इस सरकार की मंशा ये थी कि भाई ये जो मनुस्मृति है इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में टेस्ट किया जाए। इन्होंने इसको ओके भी कर लिया था। वो इसलिए कि जो वाइस चांसलर है, जितने भी बहुत सारे वाइस चांसलर जो ऑल ओवर इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो सारे के सारे वो एक आइडियोलॉजी जो आज की सेंटर में सरकार है, जो आरएसएस की जो विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों की जो विचारधारा है उसके आधार पर ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे, क्योंकि ये मानव विरोधी है, ये महिला विरोधी है, ये यहाँ के मूल निवासी लोग हैं उनके विरोधी है, उनको गुलाम बनाने का एक कार्यक्रम है। विश्वविद्यालय में मनुस्मृति लागू करने की बात चल रही है, कैसे देख रहे हैं? देखो, मनुस्मृति लागू करना मतलब संविधान को हटाना है, ठीक है ना, क्योंकि मनुस्मृति और भारतीय संविधान ये दोनों कंट्राडिक्टरी है। मनुस्मृति जो है यहाँ के बहुत बड़े तबके को, मूल निवासी लोगों को, और जो 80% 85% जो लोग हैं, 85% से ज़्यादा जो लोग हैं उन सब को, और ये भी साथ में कहें कि जो 50% जो हमारी आधी आबादी महिलाओं की है, वो मनुस्मृति को मनुस्मृति में वो लोग गुलाम हैं, ठीक है, उन्हें कोई हक और अधिकार नहीं है। संविधान में सभी समान है और सबको समान अधिकार है। इस सरकार की मंशा ये थी कि भाई ये जो मनुस्मृति है इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में टेस्ट किया जाए, और टेस्ट भी ये कहाँ पर कर रहे थे, ये जो लॉ फैकल्टी में इस सिलेबस को लागू करना चाहते थे, और टेस्ट भी ये कहाँ पर कर रहे थे, ये जो लॉ फैकल्टी में इस सिलेबस को लागू करना चाहते थे। जो आरएसएस की जो विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों की जो विचारधारा है उसके आधार पर ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे, और चाहते ये थे कि ये टेस्टिंग पॉइंट था उनका, कि ये देखते हैं कि इस पर क्या प्रक्रिया होती है। अदरवाइज लागू करने से पहले उन्होंने लोगों के व्यूज लेने चाहिए थे, डिपार्टमेंट में सब लोगों के व्यूज लेने चाहिए थे, जितने प्रोफेसर से उनके लेने चाहिए थे, जो इसमें कमेटी बनती है उन सब कमेटी के व्यूज लेकर के उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अगर इसको इसके लोग मानते तो। क्योंकि इसको मानते कोई नहीं थे, तब भी इन्होंने मंजूरी दी, और उसके बाद में जब यहाँ के लोगों ने जो संविधान को लागू करना चाहते हैं, जो संविधान के रक्षक लोग हैं, जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, जो संविधान से जिनको बेनिफिट हुआ है, उन लोगों ने, आपने कल परसों देखा होगा, यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, और इस यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उनको चेताया, सरकार को वहां से चेतावनी दी कि आपने अगर इसको लागू करने की कोशिश कही तो एक बहुत बड़ा आंदोलन आपके खिलाफ होगा, सरकार भी जा सकती है। लेकिन यह आंदोलन इसके ऊपर यूनिवर्सिटी का अंदर क्यों नहीं हुआ, बाहर क्यों हुआ? क्योंकि जो बहुजन समाज के लोग भी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे। हाँ जी, उनका विरोध प्रदर्शन तो नहीं हुआ? नहीं, उनका विरोध प्रदर्शन इसलिए नहीं हुआ कि ये अभी लागू नहीं हुआ था, इसको लागू करने का ही था। तो जो जिन लोगों को इसकी सूचना मिली उन लोगों ने इसमें शिरकत करी, और जो अंदर लोग थे उन लोगों ने भी इसमें शिरकत करी है, इसके अंदर भी शिरकत करी। और आपको शायद, आप मीडिया के लोग, आपको मालूम होगा, बहुत सारे जो हमारे प्रोफेसर उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन लोगों के भी इंटरव्यूज आए हैं, और उन्होंने कहा है कि इसको लागू, जिस टाइम इसको सिलेबस में बनाने का काम था, उन लोगों से कोई पूछताछ नहीं करी गई, उन लोगों की राय इसमें नहीं ली गई, और उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि ये मानव विरोधी है, ये महिला विरोधी है, ये यहाँ के मूल निवासी लोग हैं उनके विरोधी है, उनको गुलाम बनाने का एक कार्यक्रम है। यही एक कारण था कि बाबा साहब, जो दुनिया के सबसे विद्वान आदमी, जो पुस्तकों के प्रेमी, जिनकी अपनी लाइब्रेरी आज भी संसार में सबसे बड़ी लाइब्रेरी, इतनी पुस्तकें उसके पास में, उस महामानव ने क्या कारण था कि इसके किताब को जलाना पड़ा? उसका यही रीजन था कि यहाँ ये जो मनुस्मृति थी, ये यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, यहाँ के जो दबे कुचले लोग हैं, यहाँ के जो पिछड़े लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, उन लोगों को हक और अधिकारों से वंचित करने का एक ये षड्यंत्रकारी कार्यक्रम था। ये जो मनुस्मृति बाद में सुमित भार्गव ने इसको जो कोडिफाई किया था, लिखा था, मतलब उन्होंने उसको दोबारा से लागू करने की थी। मैं मानता हूं कि भारत की जनता, जो संविधान से जिनको अधिकार मिले, जो बेनिफिशियरी संविधान के, वो सारे के सारे लोग दिल्ली में नहीं पूरे देश में, अगर किसी ने भी
ऐसी कोई चीज लागू करने की कोशिश की कि उनको दोबारा गुलाम बनाया गया, तो इस देश के अंदर अब लोग इतने अनभिज्ञ नहीं है और इतने कमजोर भी नहीं है, इनके अगेंस्ट में खड़े होंगे और इनको लागू करने वालों को नेत नाबूद करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है वो बाबा साहब को अपना आदर्श मानती है, दूसरी तरफ मनुस्मृति लागू करने के बाद फिर बाबा साहब की प्रतिमा संसद से हटाई गई, ऐसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस देश में ही नहीं, आज आप देखेंगे क्योंकि आप मीडिया के लोग, आपके पास ज्यादा जानकारी होती है, मैं ऐसा मानता हूं और ऐसा है भी। देश में ही नहीं, संसार में जितने भी बड़े बड़े लोग देश हैं और छोटे भी जो देश हैं, वो सब के सब बाबा साहब की विचारधारा, जो मानवता की विचारधारा है, जो समानता की विचारधारा है, जो भ्रातृभाव की विचारधारा है, उसको मानते हैं। और आप देख रहे होंगे वो बाबा साहब को मानते हैं। तो आज की जो सरकार है वो बाबा साहब का नाम लिए बगैर इस देश में कैसे स्थापित हो सकती है? नहीं हो सकती। ये मजबूरी है किसी भी सरकार की। अगर इस देश में किसी सरकार राज करना होगा तो वो बाबा साहब को जरूर नतमस्तक होगा, बाबा साहब के संविधान को जरूर नतमस्तक होगा। ये अलग बात है जो आपका क्वेश्चन है कि बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब की नहीं मानते हैं। तो ये कार्यक्रम लागू करने की जिम्मेवारी जो बाबा साहब की सिपाही है, जो संविधान के जो संविधान से जिनको बेनिफिट हुआ है, ये उनकी जिम्मेवारी है कि उस सरकार को सचेत करे, उस सरकार के अगेंस्ट में बोले, उस सरकार को मजबूर करे कि जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो संविधान में उनके अधिकार है, वो अधिकार उनको दिए जाएं, वो कार्यक्रम चलाए जाएं, वो सोशल पॉलिसियां लागू करी जाएं, वो सारे के सारे अधिकार उनको दिए जाएं, ताकि इस देश का विकास हो सके। इस देश का विकास कुछ पूंजीपतियों के विकास से विकास नहीं होगा। इस देश का अगर विकास होगा तो समग्र पूरे के पूरे, जब तक समाज के लोगों का विकास नहीं होगा, जब तक जो नीचे से सबसे जो नीचे पायदान पे है उससे लेकर के अगर जब विकास शुरू नहीं होगा तो इस देश का विकास नहीं होगा। ये देश अगर दोबारा से इन्होंने इस टाइप की हरकतें शुरू कर दी तो पहले लोग कहा करते थे सपेरों का देश है, ये लोग इस सपेरों का देश बनाना चाहेंगे, लेकिन जो बाबा साहब के सिपाही है वो ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे और इसको रोकने का भरसक प्रयास। आपने कहा कि मनुस्मृति में महिलाओं को गुलाम बनाने की बात की गई। हाँ जी, कहीं ना कहीं अपर कास्ट जो महिला है वो तो नहीं मानती इस बात को। देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि जब हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने पेश किया और बाबा साहब ने जब उसकी चर्चा कर रहे थे तो उस हिंदू कोड बिल, उसका विरोध भी इन यहाँ के जो शासक लोग थे, शासक जातियां थी बड़ी, उन्होंने अपनी महिलाओं को आगे लाकर उनसे करवाया कि हिंदू कोड के बिल का विरोध। लेकिन जब वो लागू हुआ तो उसका सबसे पहला बेनिफिट जो मिला वो इन्हीं लोगों को मिला, जिसका उदाहरण है कि वो बिल लागू होने के बाद में भारत की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हुई। अगर ये बिल लागू नहीं होता महिलाओं का तो महिलाओं को जो आज अधिकार मिल रहे हैं, जो उनको मैटरनिटी लीव मिल रही है, जो उनको बराबर का अधिकार मिल रहा है, जो आज वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर के चीफ मिनिस्टर और नीचे से लेकर हाईएस्ट पद पर जो जा रही हैं, वो इस बिल के मार्फत ही जा रही हैं। तो इसी कारण उसी तरीके से आज भी वो लोग अपनी महिलाओं को गुमराह करके, क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं, जो लोग ये ऐसे कानून लागू करना चाहते हैं कि जो ये महिलाएं हैं इनके तो जो शास्त्र उनमें सब कुछ लिखा हुआ है, ढोल गमारी शूद्र पशु नारी सब तालन के इस टाइप के अधिकारी जो हैं, ये सारे का सारा उनका लिखा हुआ है। तो वो तो अपनी भी महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते हैं उन लोग। तो जो मैं आपसे जो बोल रहा हूँ कि जो भारत की 50% आबादी है, यानी कि आधी आबादी है, उन सबको गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। और गुलाम बनाने के लिए ही उन लोगों को वो ऐसा कर रहे हैं कि भी उन महिलाओं से ऐसा करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे भी जो बैकवर्ड समाज के जो लोग हैं और जो मूल्यवान समाज के लोग हैं, SC ST के भी जो लोग हैं, आप देखते होंगे कि जो कुछ पार्लियामेंट में आज के साथ है, वो भी अपने अधिकारों का विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये एक गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, उन लोगों ने उन लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। लेकिन महिलाओं और जो में जागरूकता कैसे लाएंगे आप? महिलाओं में जागरूकता ऐसे आएगी जो जागरूक लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि वो जागरूक हैं, वो बाबा साहब को समानता को ही बात करते हैं, जो मानवता की बात करते हैं, उन लोगों को उन सब के पास जाना पड़ेगा, उन महिलाओं के पास जाना पड़ेगा, उनको घरों में जाना पड़ेगा। ये जो जितने भी जो स्थल बने हुए धार्मिक, उनको
क्रिश्चियनों के यहाँ पे गिरजाघर में जाना पड़ेगा, मुसलमानों के यहाँ पे अपनी जो मस्जिद है उनमें जाना पड़ेगा, इनके जो मंदिर बने हुए उनमें जाना पड़ेगा, और जितने भी जो तमाम संगठन हैं उन सब के पास जाना पड़ेगा। और ये उनसे मिलकर के उनको बताना पड़ेगा कि जब तक आप महिलाओं को आज़ाद नहीं करेंगे आपके बच्चे आज़ाद नहीं होंगे। जो गुलाम माँ कभी भी आज़ाद बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आज़ाद रहें, अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में आपका देश आज़ाद रहे, तो आपने महिलाओं को आज़ाद करना पड़ेगा और उनको आज़ादी देनी पड़ेगी। तभी हम कोई सच्ची आज़ादी की बात कर पाएंगे, क्योंकि 50% को गुलाम रखकर आप आज़ाद नहीं रह सकते।